गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ तो बनारस मजा आ रहा है? बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है? भैया ये बनारस है, यहाँ खुशियों के पल नहीं होते बल्कि हर पल खुशी के होते हैं। लोग इस शहर में एंजॉय नहीं करते बल्कि एंजॉय करते लोगों को ये शहर ढूंढ लेता है। सचमुच बड़ा रंगीन है ये शहर। देखिए ना, हर जगह होली के रंग थक कर थम गए हैं, वहीं बनारस में इसका असर अब भी असरदार है। सांस्कृतिक परंपराओं के मिठास में डूबा बनारस अपने अल्हड़पन मिजाज से होली के होलियाना माहौल को अब तक सराबोर किए हुए है। वाकई होली का चटक रंग अब भी लोगों के चेहरे पर लाल पीला नीला किए हुए है। दोस्तों, बनारस की होली सिर्फ बनारस में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। रंग भरी एकादशी से शुरू ये फेस्टिवल होली के बाद आने वाले मंगलवार को यानी बुढ़वा मंगल के साथ खत्म होता है, जो होली की परंपरा से एकदम भरा पड़ा है। तो भाई रुकने का नहीं, अब भी अगर कोई बच गया है तो उसे याद कीजिए और दिल से दिल मिलाने वाले होली को इस बार यादगार बना दीजिए। देखिए, कोई छूटे ना, छूटे तो रूठे ना, रूठे तो सिर्फ इतना कि सुबह की धूप के बाद सब खत्म हो जाए। तो चलिए खुशियों के इस पल को इकट्ठा करते हैं और शुरू करते हैं मॉर्निंग नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस। मैं हूं आपका यारों का यार कमलेश। तो बनारस गुड मॉर्निंग। होली की धुन की अभी खत्म होने वाली नहीं है। कल बनारस की 80 घाट पर बुढ़वा मंगल शानदार, जानदार और जोरदार तरीके से मनाया जाएगा। बनारस, जो लोग बनारस की संस्कृति और तहजीब को जानते होंगे उन्हें बुढ़वा मंगल की मस्ती के बारे में जरूर पता होगा। बुढ़वा मंगल नाम से थोड़ा अजीब है, लेकिन जो लोग बनारस की सभ्यता, संस्कृति और तहजीब को जानते हैं वो इस मंगल की मस्ती के बारे में जरूर जानते होंगे। बनारसियों के मन में तो होली के बाद इस मंगल को लेकर मस्ती का आलम छा जाता है। इसकी वजह भी है कि फागुन महीने की समाप्ति और चैत महीने की शुरुआत में हल्की ठंडक के बीच खुले आकाश के नीलांबर तले गंगा की आंचल में स्वर्ग और सूर्य की ऐसी अटखेलियां होती है कि गुलाबी मौसम भी मुस्कुरा उठता है। संगीत की इस महफिल की परंपरा बहुत पुरानी है, जो वर्षों से चली आ रही है, जिसका लुत्फ किसी जमाने में राजे रजवाड़े उठाया करते थे। सदियों पुरानी इस परंपरा को बनारस आज भी अपने आप में सजोए हुए है। वाराणसी में इस त्योहार को लोग होली के समापन के रूप में मनाते हैं, जहां होली की मस्ती के बाद नए जोश और तन्मयता के साथ बनारसी अपने कामों में जुट जाते हैं। वहीं लोग इस बुढ़वा मंगल का मजा बखूबी उठाते हैं। आपकी वाणी आकाशवाणी पर आपने ट्यून किया है गुड मॉर्निंग बनारस। आज डेट है 13 मार्च और दिन है सोमवार का, मतलब रिलैक्स के बाद थोड़ा टेंशन वाला डे। तो भाई सारे काम धाम झटपट फिनिश कीजिए और मौका मिले तो आ जाइए गंगा के घाट पर। फिलहाल तो जान लेते हैं आज यानी 13 मार्च के इतिहास के बारे में। बनारस आज के दिन को याद करने का जो सबसे बड़ा कारण है उसकी भी एक कहानी है जिसे पूरा हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। सन 1940 में आज ही के दिन भारतीय क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह ने अंग्रेजों से जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए जनरल डायर पर गोलियां चला दी थी। जी हाँ, बनारस जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास के सबसे भयानक दिनों में से एक है। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। इस सभा को भंग करने के लिए अंग्रेज अफसर जनरल माइकल ओ डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हादसे में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 2000 से ज्यादा जख्मी हुए। सैकड़ों महिलाएं, बूढ़ों और बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, जिससे उनकी मौत हो गई। अंग्रेजों का मकसद था भारतीय स्वतंत्रता के लिए उठ रही आवाज को दबाना, लेकिन इस घटना ने आजादी की आग को हवा दे दी। बचपन में ही माँ बाप को खो चुके सरदार ऊधम सिंह की परवरिश अनाथालय में हुई, लेकिन इस घटना ने उनके मन में एक गुस्सा भर दिया, जिसे उन्होंने अपने अंदर दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस गोली चलाने वाले, इस बारूद चलाने वाले जिस आदेश ने आवाज निकाली है उसको एक दिन जरूर खत्म कर देंगे। और इस तरीके से उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो आजादी की लड़ाई में कूद पड़े।
सन 1934 में वो लंदन जाकर रहने लगे और 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी। इस बैठक में डायर को भी शामिल होना था। सरदार ऊधम सिंह भी वहां पहुंच गए। जैसे ही डायर भाषण के बाद अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा, किताब में छुपी रिवॉल्वर निकालकर सरदार ऊधम सिंह ने उस पर गोलियां बरसा दी। डायर की मौके पर ही मौत हो गई। ऊधम सिंह को पकड़ लिया गया और मुकदमा चला और बाद में 31 जुलाई सन 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। सरदार ऊधम सिंह जो कि आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प और देश के प्रति उनका जज्बे को हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो बनारस, आप भी अपने हौसले और हिम्मत के बल पर देश का नाम ऊंचा करिए और देश के तरक्की में अपने योगदान को जरूर निभाएं ताकि हमारा देश और से और भी तरक्की कर सके और यूं ही इंडिया बुलंदी पर पहुंच सके। और बनारस अब करते हैं देश, दुनिया और शहर बनारस की बातें। और बनारस दुनिया की बात करें तो भारत की राजदूत रुधिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल करने की जोरदार वकालत की है। कंबोज ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने भारत को स्थायी रूप से शामिल करने और इसकी स्थायी और अस्थायी श्रेणियों का विस्तार ही एकमात्र रास्ता है जिससे सुरक्षा परिषद की फैसले लेने की ताकत और समकालीन भू राजनीतिक की हकीकत को एक साथ मिलाया जा सके। और बनारस आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बहरीन की यात्रा पर हैं, जहां अंतर संसदीय संघ की 146वीं विधानसभा में वे शामिल हो रहे हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास एक मजबूत सहभागी लोकतंत्र है और एक जीवंत बहुदलीय प्रणाली है। ऐसे में सभी सदस्यों को संसद में अपनी बात करने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। और खेल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चौथा टेस्ट मैच अपने रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 480 रन बनाए। जवाब में उतरी भारतीय टीम ने गिल और विराट कोहली की शानदार शतकों की बदौलत 571 रन बना लिए हैं। आज 5वें दिन का खेल खेला जाएगा और ये मैच लगभग ड्रॉ की ओर है। और बनारस, वाराणसी को कोलकाता महानगर से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण करने की योजना बनाई है। इसमें कोलकाता से वाराणसी तक का सफर मात्र अब 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड और बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक जाएगा। बताया जाता है कि अभी इस दूरी को तय करने में 14 घंटे लगते थे, लेकिन इस नए एक्सप्रेसवे से महज 7 घंटे में ये यात्रा पूरी कर ली जाएगी। 610 किलोमीटर की इस सड़क को बनाने में 28,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा पश्चिम बंगाल में बनेगा। इसके तैयार होने से यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को फायदा होगा। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के बरहुली गांव में वाराणसी रिंग रोड से शुरू होगा। बरहुली गांव उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के पास स्थित है। राज्य की सीमा पार करने के बाद ये बिहार में प्रवेश करेगा। मौजूदा रूट के अनुसार वाराणसी से कोलकाता की दूरी लगभग 690 किलोमीटर है। दोनों के बीच यात्रा करने में फिलहाल 12 से 14 घंटे लगते हैं। वहीं वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बनने से ये सफर आधे समय में पूरा हो पाएगा। और बनारस, आप तो जानते हैं कि इस बार G20 की बैठकें बनारस में भी की जाएंगी। तो बैठकों की तैयारियां जोरों शोर पर शुरू हो चुकी हैं। शहर में कहीं कहीं पर दीवारों पे पेंटिंग की जा रही है तो कहीं साफ सफाई भी की जा रही है। इन तैयारियों में बनारसी साड़ी बनाने वाले बुनकर भी पीछे नहीं हैं। जिन करघे पर बनारसी साड़ी बुनी जाती थी उस पर आजकल अंग वस्त्रम बुने जाने लगे हैं। अंग वस्त्रम G20 की तरफ से मेहमानों को खास तोहफा दिया जाएगा। ये अप्रैल महीने में वाराणसी सम्मेलन में भाग लेने आने वाले मेहमानों को स्वागत के तौर पर पहनाया जाएगा। इस अंग वस्त्रम की डिजाइन खास पारंपरिक तरीके से की जा रही है। खूबसूरत अंग वस्त्रम रेशमी वस्त्रों से बनाया जा रहा है। वहीं बुनकरों में G20 को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बुनकर दिन रात मेहनत कर अंग वस्त्रम तैयार कर रहे हैं। तो बनारस ये रही देश, दुनिया और शहर बनारस की बातें। और देखिए ना, बातें करते करते कैसे वक्त ने पाबंदी लगा दी कि भाई कमलेश
बस करो। तो बनारस आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे, ये वादा रहा। फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर ईमेल करिएगा। हमारा ईमेल है pkldair@varanasi@gmail.com। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय, और हाँ, दुआओं में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग बनारस।